हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जब भी हम बनाते हैं तो एट द एंड हम उनको किसी न किसी मटेरियल में पैक करते हैं। पैक करने के बाद ही हम उन्हें डिस्पेंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किन किन पैकेजिंग मटेरियल्स को यूज़ करती है। सबसे पहले आप देखेंगे इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट्स वाइटल दैट अ पैकेज सेलेक्टेड मस्ट प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप कोई भी पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये चीज़ मैंडेटरी होनी चाहिए कि वो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखे। इसीलिए पैकेजिंग मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो आपके ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी मार्केटिंग नीड्स, इनको ध्यान में रखते हुए ही सिलेक्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, देर आर सर्टेन डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट्स विच अ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल मस्ट हैव। तो वो क्या है? सबसे पहला आपका पास जो आपका पैकेजिंग मटेरियल हो, इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेडिकामेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल। लाइक वो लाइट से प्रोटेक्शन देता हो, वो ग्लास गैसेस से प्रोटेक्शन देता हो, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उससे भी वो प्रोटेक्ट करता हो आपके प्रोडक्ट को, सॉल्वेंट का लॉस मिनिमाइज करता हो और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता हो। तो सबसे पहली चीज़ आपके पैकेजिंग मटेरियल में ये होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो सेफ़ होना चाहिए, यानी कि उसका आपके ड्रग प्रोडक्ट के साथ किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन, द थर्ड एट्रीब्यूट आपके जो पैकेजिंग मटेरियल में होना चाहिए वो है कंपैटिबिलिटी का, यानी कि आपके पैकेजिंग मटेरियल की और आपके प्रोडक्ट की आपस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। वो दोनों मिलकर एक कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ना बनाते हों। परफॉर्मेंस, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर ना होती हो, यानी कि वो आपका रेजिस्टेंट हो। कैसे रेजिस्टेंट हो? वो टेम्पर रेजिस्टेंट हो, यानी कि आपके कोई भी छेड़छाड़ अगर उस प्रोडक्ट के साथ होती है तो आपका पैकेजिंग मटेरियल उस छेड़छाड़ को रेजिस्ट करना चाहिए, यानी कि उसको टेम्पर को अवॉइड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, आपका जो FDA है, FDA ने ये मैंडेट किया हुआ है कि आपका जो भी ड्रग पैकेज होगा वो आपके कुछ चीज़ों को उसने ज़रूर क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पहला, उसने जो स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी है आपके, उसको उसने मेंटेन करना है। आपके ड्रग की स्ट्रेंथ को, ड्रग की क्वालिटी को, ड्रग की प्योरिटी को, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए आपके पैकेजिंग मटेरियल ने। अब बात कर लेते हैं कितने टाइप के पैकेजिंग मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों, यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है जहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन आपके एम्प्लॉयड फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स हैं उनमें आपके ये 4 आते हैं। बेसिकली आपके 5 हैं, 5 में से आपका मेन 4 है यहाँ पे। पहला है ग्लास, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है मेटल और चौथा है रबर। पेपर जो है ये यहाँ पे एज अ सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होता है। पैकेजिंग मटेरियल वैसे 2 तरीके के रहते हैं। प्राइमरी एक होता है आपका जिसमें ग्लास, प्लास्टिक और रबर और मेटल आ जाता है। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल वो है जो कि आपका आपके ड्रग प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। और सेकेंडरी या फिर आप सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं जिसमें आपका ड्रग जो है ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। जैसे आप अपने जो आपके टैबलेट की स्ट्रिप होती है तो स्ट्रिप हो गया आपका उसका प्राइमरी पैकेजिंग, और उसको जब आप एक ओवर पैक के अंदर पैक करके डालते हैं तो वो आपका जो उसके ऊपर का पैकेट है उसको आप कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। तो हमारा जो पेपर आता है वो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल में आता है। इस वीडियो में हम इन 4 पैकेजिंग मटेरियल पे फोकस करेंगे और 1 बाय 1 वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ सूटेबल पैकेजिंग मटेरियल। हमारी क्या आवश्यकता होती है एक उपयुक्त पैकेजिंग मटेरियल को चूज़ करने की। अगर आप अपने फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में कोई भी फॉल्ट लेके आते हैं तो क्या होगा, इससे आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इनवैलिडेट होगी। इसलिए इट्स वेरी इसेंशियल कि आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आपके प्रोडक्ट की थॉरो इवैल्यूएशन के बाद ही आपने उसको चूज़ किया हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल, दैट इज़ ग्लास। ग्लास आपका सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला पैकेजिंग मटेरियल है फार्मास्यूटिकल्स में। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि इसको इतना कॉमनली यूज़ किया जाता है। पहला इसका रीज़न है इट इज़ हैविंग सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी। इसके अंदर सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं। ये बहुत एलिगेंट होता है। ये वेराइटीज़ ऑफ शेप्स और कलर्स में, साइजेस में अवेलेबल होता है। केमिकली इनर्ट होता है, इम्परमिएबल होता है, मतलब इट डज नॉट allow entry of any other substances. Once you have packed your drug product inside the glass container, no other thing except light can enter into the container. उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है that it has FDA clearance. FDA ने आपका ग्लास को एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल्स क्लियर किया हुआ है, पास किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। ग्लास बीइंग ऑल इंस्पाइट हैविंग ऑल दोज properties plus points, it has some shortcomings also. The first one is it is very fragile, it's very easily breakable, and second is it's a heavy weight.
ओके। सो हैवी वेट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, फ्रेजाइल होने की वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन में लॉस होता है, ठीक है। और लास्ट है आपका इसकी एक्सपेंसिव मशीनेबिलिटी। इसको आपका जब हम इसकी मशीनेबिलिटी करते हैं, मतलब जब हम इसे फैब्रिकेट करते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग किन किन कंपोनेंट से होती है, दैट मीन्स कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास। तो बच्चों ग्लास के अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सैंड, दूसरी होती है सोडा ऐश, तीसरा होता है लाइमस्टोन और चौथा होता है आपका क्यूलेट। सैंड आपका बेसिकली क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज दी सैंड, ठीक है। और दूसरा आप लेते हैं सोडा ऐश, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, तीसरा लेते हैं लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और आपका चौथा है मटेरियल क्यूलेट। क्यूलेट का मतलब कुछ नहीं होता है, कांच के छोटे छोटे टुकड़े, जो कि आप इन सब जब तीनों को लेते हैं तो इन तीनों को मिक्स करने के लिए आपको एक फ्यूजिंग एजेंट चाहिए होता है। तो आप उसमें अपने इस ब्रोकन ग्लासेस को ऐड करते हैं ताकि आपका ये जितने भी ये 3 मटेरियल्स थे ये आपस में अच्छे से मिक्स होकर आपका एक मिक्सचर बना दें। अब बात कर लेते हैं किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आप इनको बनाते हैं। ग्लास को मैन्युफैक्चर करने की बेसिकली 4 प्रोसेसेस होती हैं। पहली है ब्लोइंग की प्रोसेस, सेकंड इज़ ड्राइंग, थर्ड इज़ प्रेसिंग, फोर्थ इज़ कास्टिंग। ब्लोइंग प्रोसेस में क्या होता है, हम एक हाई स्ट्रीम की जो एयर है उसको पास कराते हैं थ्रू द मॉल्टन ग्लास, और आपका जो मॉल्टन ग्लास है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू द कैविटी ऑफ मोल्ड्स, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग में क्या होता है, आप अपने उस मॉल्टन ग्लास को पुल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रोलर। तो आपका जो मॉल्टन ग्लास होता है वो डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप के शेप्स ऑब्टेन कर लेता है। प्रेसिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉल्टन ग्लास होता है उसके ऊपर हम एक मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द वॉल ऑफ द मोल्ड्स। फिर लास्ट आता है कास्टिंग। कास्टिंग में क्या होता है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस फोर्स कॉजेज द मॉल्टन ग्लास टू फॉर्म इनटू द कैविटी ऑफ अ मोल्ड। तो इस तरीके से आपका ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उसको आप एक डिफरेंट या फिर जो भी आपका डिज़ायरेबल शेप है, चाहे आप उसे एम्प्यूल बनाना चाहते हैं, मोल्ड बनाना चाहते हैं, आप उसको उस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग्स के लिए कौन कौन से ग्लास यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो यूएसपी और एनएफ ने हमारे लिए 4 टाइप के ग्लासेस को डिस्क्राइब किया है। पहले टाइप का ग्लास जिसे टाइप 1 कहते हैं वो है बोरोसिलिकेट ग्लास। इस ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये हाईली रेजिस्टेंट ग्लास है, यानी कि इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनका कोई असर नहीं पड़ता है। इट इज़ केमिकली मोर इनर्ट देन दी सोडा लाइम ग्लासेस। अदर देन दिस, इसका इस्तेमाल बिकॉज इट इज़ रेजिस्टेंट टू द मैनी केमिकल्स, दैट्स वाई वी यूज़ इट टू स्टोर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो भी हमारी पेरेंटल प्रेपरेशंस होती हैं उनको जब हम स्टोर करते हैं तो उसको हम टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास में ही स्टोर करते हैं। बात करते हैं टाइप 2 ग्लास की। तो टाइप 2 ग्लास बच्चों कहलाता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास क्या होता है, सबसे पहले एक होता है सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें एल्कलाइन नेचर होने की वजह से उसमें वीदरिंग और लीचिंग का फिनोमिना बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण हम उसमें एल्काली सेंसिटिव मटेरियल स्टोर नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, उसी सोडा लाइम ग्लास को हम एक्सपोज करते हैं वाटर वेपर, एसिडिक गैसेस एंड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। तो जब हम हमारे सोडा लाइम ग्लास को सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक गैसेस और आपका वाटर वेपर के साथ ट्रीटमेंट देते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो सोडा लाइम ग्लास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास में। ऐसा ग्लास क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, आपके जो ग्लास की एल्कलाइन सेंसिटिविटी होती है, जो उसमें वीदरिंग का फिनोमिना हो रहा होता है, वो नहीं होता है, और आपका ग्लास जो है वो आपका एल्काली रेजिस्टेंट बन जाता है। टाइप 2 ग्लास का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो बच्चों टाइप 2 का जो कंटेनर्स होते हैं वो आपके कमर्शियली सोडा लाइम ग्लास से बने हुए होते हैं, और ये हमने इनको डी एल्कलाइज्ड कर दिया है। तो इसी वजह से इनमें ना तो वेदरिंग का फिनोमिना होगा और ना ही ब्लूमिंग का फिनोमिना होगा, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं ये जो वीदरिंग जिसको हम रोकने के लिए ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बना रहे थे, वीदरिंग का फिनोमिना होता क्या है। जब आप किसी भी ग्लास को आपका कई महीनों के लिए खाली बॉटल है, मान लो आपके पास कोई कांच की बनी हुई, उसको आप जब किसी डैम्प एटमॉस्फेयर में, यानी कि ऐसे वातावरण में जहाँ पे नमी है, उसमें आप उसको लंबे समय के लिए छोड़ देते हो, तो होता क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे लंबे समय में क्या होगा, टेम्परेचर कंडीशंस भी चेंज होती रहेंगी। तो क्या होता है, आपके ग्लास में जो सॉल्ट होते हैं वो आपका डिजोल्व आउट होने लग जाते हैं। तो आपके ग्लास के सरफेस पर ब्लूम से सरफेस आने लगता है, जिसे को आप ब्लूमिंग या विदरिंग कहते हैं। तो हम इनका इस्तेमाल ग्लास का करते कहाँ हैं, तो इस ब्लूमिंग को रोकने के लिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडा लाइम ग्लास से ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टाइप 2 ग्लास। टाइप 2 ग्लास का इस्तेमाल हम लोग करते हैं न्यूट्रल एंड एसिडिक पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए।
ठीक है, तो यहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हमारे टाइप 3 के ग्लास। टाइप 3 ग्लास को हम कहते हैं रेगुलर, जो हमारे सोडा लाइम ग्लास थे उनको हम कहते हैं टाइप 3 ग्लास। टाइप 3 ग्लास के साथ ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ग्लास इज़ नॉट सूटेबल फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस। तो आपके जो टाइप 3 के ग्लास होते हैं दैट इज़ सोडा लाइम ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, ये आपका पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और ये अनट्रीटेड ग्लास होते हैं, ये आपका कमर्शियली ये सोडा लाइम से ही बने हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे टाइप 4 ग्लास की। तो टाइप 4 ग्लास का नाम है टाइप एनपी। ये आपके जनरल पर्पस ग्लासेस होते हैं। ये ग्लासेस भी आपका सोडा लाइम के बने हुए होते हैं एंड दे आर सूटेबल फॉर द नॉन पेरेंटल प्रिपरेशंस। जैसे मान लो आपने कोई टैबलेट स्टोर करनी है, मल्टीविटामिन की आप टैबलेट्स देखते होंगे, वो कांच की बॉटल्स में आती हैं, तो वो आपका टाइप 4 एनपी ग्लास का बना हुआ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्लासेस पर भी क्या किए जाते हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आपका ग्लास जो है वो आपका उसकी स्ट्रेंथ है वो उन सबको पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है वाटर अटैक टेस्ट और एक होता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। तो ये दो टाइप के टेस्ट हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 में पाउडर्ड ग्लास टेस्ट किया जाता है। टाइप 2 ग्लास जो है आपका दैट इज ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सिर्फ उसमें ही हम वाटर अटैक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लिंक से जाके अपना जो नोट्स हैं आप वो अवेल कर सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी ऑन द टॉपिक ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक्स एज अ पैकेजिंग मटेरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट।